ठीक है। अच्छा, कान प्रोजेक्ट के अंदर भी टर्की ने पाकिस्तान को ऑफर किया, क्योंकि वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है और बहुत ही ज़बरदस्त उसके बारे में खबरें आती हैं। अभी वो ऑपरेशनल या तजुर्बाती मराहिल के अंदर है। क्या उसके साथ जो हमारी कॉपरेशन है टर्की के साथ कान प्रोजेक्ट में, कहीं वो तो J-35 के डिले की वजह नहीं बनेगी? नहीं, हमारी उससे इंडिपेंडेंट है, पहली बात ठीक है। दूसरा एक और भी मैं आपको अच्छी खबर, हम खुद PFX बना रहे हैं, पाकिस्तान फाइटर जेट। जी बिल्कुल, आपने बताया उस पर काम हो रहा है। तो हम ये नहीं कर रहे कि वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर नहीं हो रहा कुछ भी। हर एक की अपनी अपनी जगह। जाहिर है हमारा जो अपना PFX बन रहा है उसमें भी कुछ टाइम है, उस ट्रायल्स और इवैल्यूएशन और मैपिंग और ब्लूप्रिंट्स और सारा डिजाइनिंग की शक्ल में है। तो वो जब मटेरियलाइज होगा, फिर ऑपरेशनलाइज होगा, फिर वेपन इंटीग्रेशन होती है, फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फाइटर सिर्फ उड़ाना नहीं होता, आपके वेपन होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, फायर पावर होती है, एक्यूरेसी होती है, रेडार डिसीजन होती है, इंजन कौन सा लगना है, फिर रिलायबल इक्विपमेंट कितने, बहुत सारी चीजें होती हैं फाइटर जेट को बनाने के लिए। तो पाकिस्तान अगर अपना काम कर रहा है या अपने जहाज पे काम कर रहा है, इवन JF-17 थंडर पे पैरेलल ब्लॉक 3 पे काम हो रहा है, तो दोनों का ये मतलब नहीं है कि थंडर पे काम ज्यादा हो गया तो वो रुक जाएगा या वो तेज होगा तो ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। कान के साथ अगर फजाइया की बहुत सारे एरियाज में तुर्की के साथ कोलैबोरेशन है, अंडरस्टैंडिंग भी है और कॉन्फिडेंस भी बहुत है। तो आई थिंक हम स्टैंड अलोन सब पे काम हो रहा है। अमेरिका के साथ इंडिपेंडेंट हो रहा है, चाइना को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे एंगेज किया हुआ है, और सिर्फ J-35 नहीं और चीजों पे भी एंगेज किया हुआ है। वो ज़रा अभी सिलेबस से शायद बाहर हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने कहा कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंसी जो हमने कॉन्फिडेंस गेन किया पिछले 20 सालों में PFX पे, JF-17 थंडर कोलैबोरेशन, हमारे इंजीनियर्स ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, पायलट्स ने बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूट किया इन मेकिंग JF-17 थंडर अ सक्सेस स्टोरी। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको रिकॉर्डिंग से पहले बता रहा था कि चंद दिनों में इंशाल्लाह JF-17 थंडर के पायलट से जिन्होंने S-400 मारा था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनकी बात आने वाला है इंशाल्लाह। बिल्कुल, नाज़रीन देखेंगे, उसकी शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो इस फाइटर जेट्स की बात हो रही है चिश्ती साहब, ईरान के वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल्स ने बहुत से सरप्राइजेस दिए, लेकिन जो उन्होंने F-35 को टारगेट किया, जो F-16 F-15 को टारगेट किया, उसकी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स की भी औसान खता हो गए। ये किस तरह से मुमकिन हुआ? और ये जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्या इसके पीछे भी चाइना का हाथ था या रशिया था? टाइम बचाने के लिए मैं वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है, लर्निंग का, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप फैमिलियर हैं, उसका टाइटल ही यही था, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। वो एग्जैक्ट वही है। उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, बल्कि महीना एक ऑलमोस्ट रिसर्च करने के बाद डाटा वेरीफाई किया, मुख्तलिफ सोर्सेज जहाँ तक मेरी पहुँच थी वो करने के बाद मैंने अपलोड की थी। उसमें चाइना का उस दिन या उस पर्टिकुलर शूटिंग में नहीं था, एनेबल जरूर किया। ईरान को ये पता था कि जब भी मुझ पर हमला होना है, कई सालों से पता था, और वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स ने करना है, बैक्ड बाय इजराइल। तो उसने तैयारी की थी और उसको पता था कि मैं कन्वेंशनल जो रेडार्स होते हैं वो मेरे जैम हो जाएंगे या तबाह कर दिए जाएंगे। तो उसने अनकन्वेंशनल किया था। उसको मैं उस वीडियो को मैं समराइज 1 मिनट में कर देता हूँ। वो किया था उसने बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगुलेशन ये होती है कि अगर ये इस तरफ एयर कंडीशनर चल रहा है ना, तो जो वहाँ बैठेगा वो कहेगा राइट पे एयर कंडीशनर चल रहा है, और मैं बैठा कहूँगा पीछे चल रहा है, और जो बाहर बैठा होगा वो इधर मुंह करके कहेगा मेरे सामने चल रहा है। तो जब हम तीनों एक दूसरे से पूछेंगे कि कहाँ चल रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एयर कंडीशनर, क्लैरिटी आई। तो F-35 और जो F-15 मारे गए थे, इन्होंने ट्रायंगुलेशन की थी, और ये आज का नहीं है। मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में यही कहा कि ये तकरीबन 100 साल पहले या उससे भी पहले जो जंगें होती थी, वो आवाज़ सुन के होती थी, घोड़ों की चाल, हाथी कितने आ रहे हैं। ऐसे एक्सपर्ट थे लोग जो कान से अंदाजा लगाते थे कि इतने की फौज है, इतने हाथी हैं और इतने घोड़े हैं, साउंड से इमेजिन करें। तो ईरान ने भी यही किया, ट्रायंगुलेशन ऑफ साउंड किया, फिर उसको ज्योमेट्री में लगाया, फिर उसने अप्रॉक्सीमेट जगह निकाली और वहाँ मिसाइल फायर किया। अमेरिकन को, यानी ये एक पैसिव सिस्टम है जिसके अंदर आप ट्रांसमिट नहीं करते। जब आप टॉर्च किसी के मुंह पर मारेंगे तो उसको पता लगेगा मुझे किसी ने टॉर्च मारी है, लेकिन अगर आप किसी को स्ट्रीट लाइट में मार देंगे, हमला कर देंगे, तो उसको पता नहीं लगेगा। ये मैं सादा कोशिश करता हूं कि आप स्ट्रीट लाइट में वॉक करें तो कोई निशाना बना दे आपको, तो आपको अर्ली वार्निंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं हेडलाइट लगाऊं, कोई स्ट्रॉन्ग लाइट आपको करके फिर निशाना बनाऊं, तो आपको डिटेक्ट हो जाएगा, आप ऑन हो जाएंगे कि कोई मुझे लाइट मार रहा है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट में इस दिफाई मुआहदे का जिसमें अभी तक टर्की है, सऊदी अरब और पाकिस्तान है, अगला नंबर किसका है इस वक्त सिचुएशन मैं में? तो डेफिनेटली इजिप्ट, जब सब कह रहे हैं तो मैं भी एग्री करता हूँ। इजिप्ट की पॉसिबिलिटी एक लगती है मुझे, और मिडल ईस्ट के ममालिक जो और नेबरिंग में है वो भी मुझे लगता है कि शायद कतर और कुवैत और बाकी लोग भी आ जाएं, लेकिन ये मेरा स्पेकुलेशन है। और बाय द वे ये सबको पता होना चाहिए कि ये बहुत सारे, कल मुझे काफ़ी चैनल से पूछा कि देखिए वो मुल्क तो इतने स्ट्रांग नहीं है, लेट्स से कोई और मुल्क आ जाता है ऐसा जो इजिप्ट है वो उस तरह स्ट्रांग नहीं है जितना टर्की और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ मिलिट्री कंट्रीब्यूशन नहीं होती, ये आपका एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस होती है कि आपकी स्ट्रेंथ भी तो है, स्ट्रेंथ है। 10 मुल्क हैं, 8 मुल्क हैं, आपको डिप्लोमेटिक लीवरेज मिलती है। हाँ, अल्लाह करे कि वो पर जितने ज्यादा ऐड हो वो यूनिटी भी रहे, क्योंकि देखिए जब आप एक्सपैंड कर जाते हैं तो उसके एलिमेंट ऑफ रिस्क भी बढ़ जाता है कि आपकी कहीं इंटरेस्ट डाइवर्जेंट तो नहीं हो जाएगी कल को, जो कोई खुदा न खासा खतरा क्रिएट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दुआ कहूँ कि ज्यादा मुल्क हो, लेकिन विद अ क्वेश्चन कि हमारी फिर इंटरेस्ट, हमारे मिलिट्री अलाइनमेंट, हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कन्वर्ज करने चाहिए।